जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रूस में यूक्रेनी सेना के घुसपैठ के खिलाफ पुतिन का बड़ा कदम। 2011 के बाद पहली बार पहुंचे मुस्लिम गणराज्य चेचनिया। रमजान कादिरों से की मुलाकात है, उठाएंगे बड़ा कदम। जानेंगे क्या है पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे इस्लामी विद्वान डॉक्टर जाकिर नायक को भारत लाने के सवाल पर दौरे पर आए मलेशिया प्रधानमंत्री का बड़ा बयान। मोदी सरकार से मांगा सबूत। फिलिस्तीनी इजराइल पर भी बोले। इसी के साथ आपको बताएंगे हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा हमला, 50 से भी ज्यादा रॉकेट से इजराइल पर बरसाया कहर। तो दोस्तों, सभी खबरें हम आपको आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध फरवरी 2022 से चल रहा है। इस दौरान दोनों देशों ने एक दूसरे के खिलाफ कई बार आक्रामक कार्रवाई की है। हाल ही में यूक्रेनी सेना ने रूसी सीमा के अंदर 30 किलोमीटर तक घुसपैठ की, जिससे रूस को एक बड़ा झटका लगा। इस घुसपैठ के बाद रूस ने कुर्स्क क्षेत्र में इमरजेंसी की स्थिति घोषित की और अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी। इस बीच पुतिन दशकों बाद मुश्किल स्थिति में रूस के मुस्लिम गणराज्य चेचनिया पहुंचे, जहां उनकी जमकर स्वागत हुआ। चेचनिया पहुंचना एक बड़ा संकेत है कि रमजान कादिरों की फौज यूक्रेन के खिलाफ बड़े पैमाने पर मैदान में उतर सकते हैं, जो पहले से ही लड़ाई में है। ये फौज बेहद खतरनाक होते हैं, जो कितना भी बड़ा दुश्मन हो उसको पलक झपकते ही नेस्त नाबूद कर सकते हैं। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मंगलवार शाम को पहली बार 2011 के बाद चेचनिया पहुंचे। रूसी टेलीविजन ने उनके हेलीकॉप्टर से उतरने और चेचन राष्ट्रपति रमजान कादिरों द्वारा स्वागत किए जाने की तस्वीरें प्रसारित की। कादिरों ने कहा कि इस यात्रा के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है और पुतिन की उपस्थिति से लोगों में खुशी और ऊर्जा मिलेगी। पुतिन ने अपनी यात्रा की शुरुआत चेचन रिपब्लिक के पूर्व नेता अहमद कादिरों की कब्र पर जाकर की, जिनकी 2004 में हत्या कर दी गई थी। आज सुबह पुतिन ने काउकाज क्षेत्र में स्थित उत्तरी ओसेटिया की बिस्लान शहर की भी यात्रा की। इससे पहले उन्होंने अजरबैजान का दौरा किया था, जहां उन्होंने 2 दिन रहा। दरअसल ये यात्रा तब हो रही है जब 6 अगस्त से यूक्रेनी बलों ने रूस के कुर्स्क क्षेत्र में हमला किया है, जहां कई गांवों और कस्बों पर कब्जा कर लिया है। कुर्स्क में यूक्रेनी हमले का मुकाबला करने के लिए चेचन बल तैनात किया गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक बयान जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध में कुर्स्क क्षेत्र में 4130 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि चेचनिया की फौज, जिसे विशेष रूप से रमजान कादिरों द्वारा कंट्रोल किया जाता है, बहुत प्रभावशाली और शक्तिशाली मानी जाती है। यह फौज मुख्य रूप से स्थानीय चेचन सैन्य इकाइयों और सुरक्षा बलों से मिलकर बनती है। चेचन बलों को हाई लेवल की ट्रेनिंग और डिसिप्लिन दिया जाता है, जिससे वो बड़े लड़ाई में भी प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। चेचन फौज को स्थानीय इलाकों की अच्छी जानकारी होती है, जिससे वो किसी भी आंतरिक खतरे का तुरंत सामना कर सकते हैं। कादिरों की व्यक्तिगत निष्ठा और नियंत्रण के कारण इन फोर्सेस की कार्रवाई में उच्च स्तर की एकता और समर्पण देखा जाता है। चेचन आर्मी यह मुख्य सैन्य बल है जो नियमित रूप से प्रशिक्षण और ऑपरेशंस में शामिल रहता है। चेचन स्पेशल फोर्सेज, इन विशेष इकाइयों को विशेष प्रशिक्षण और उन्नत हथियार प्रदान किए जाते हैं और वो विशेष ऑपरेशंस और कठिन परिस्थितियों में काम करती है। हाल के वर्षों में चेचन बलों को आधुनिक हथियारों और तकनीकी संसाधनों से लैस किया गया है। आपको बता दें कि रमजान कादिरों को पुतिन के सबसे भरोसेमंद सहयोगी में से एक कहा जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत दौरे पर है। उन्होंने डॉक्टर जाकिर नायक के प्रत्यर्पण पर पहली बार बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक भारत ने जाकिर नायक के मामले को उठाया नहीं है। 20 अगस्त को उनकी सरकार ने संकेत दिया कि इस्लामिक उपदेशक डॉक्टर जाकिर नायक को वापस सौंपने के भारत के अनुरोध पर वो विचार कर सकती है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि इसके लिए भारत को जाकिर नायक के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश करने होंगे। अगर ऐसा सबूत पेश करते हैं तो हम इसका स्वागत करेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर में एक बातचीत के दौरान अनवर इब्राहिम ने यह भी कहा कि इस मुद्दे को लेकर दोनों देशों को द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने से नहीं रोकना चाहिए। आपको बता दें कि डॉक्टर जाकिर नायक भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और हेट स्पीच के मामले में अभियुक्त है। उसने साल 2016 में ही भारत छोड़ दिया था। इस्लामिक उपदेशक को मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद की सरकार में
मलेशिया में रहने की इजाजत दी गई थी। इसके साथ ही अनवर इब्राहिम ने यह भी कहा कि सबसे पहले यह कि भारतीय पक्ष की ओर से यह मुद्दा नहीं उठाया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मामले को कुछ साल पहले उठाया था, लेकिन मुद्दा यह है कि मैं किसी एक शख्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि अतिवाद की भावनाओं की बात कर रहा हूं, जिसमें किसी ठोस मामले में ऐसे सबूत हो जो बताते हो कि इसमें किसी व्यक्ति या संगठन ने कुछ अत्याचार या गलत किया हो। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसी भी तरह के विचार और सबूत पेश करने के लिए तैयार है। हम आतंकवाद को नजरअंदाज नहीं करेंगे, इस पर हम सख्त रहे और हम आतंकवाद के खिलाफ इनमें से कई मुद्दों पर भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक मामला हमें आगे सहयोग करने और हमारे द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने से रोक सकता है। अनवर इब्राहिम ने कहा, मैं इस तथ्य से इनकार नहीं करूंगा कि भारत को भी अल्पसंख्यकों और धार्मिक भावनाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों से जूझना पड़ता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि भारत अपनी सही भूमिका निभाता रहेगा। अनवर इब्राहिम ने गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाइयों की भी आलोचना की और समग्र स्थिति को वेस्ट का सरासर पाखंड बताया। उन्होंने कहा कि गाजा में इजरायली सेना का असल अत्याचार है, जिसमें 40,000 लोग मारे गए। हमें एक क्लियर मैसेज देना चाहिए कि ये पाखंड समाप्त होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये चौंकाने वाला है और मैं इसे सरासर पाखंड कहता हूँ। ये लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन इसे खत्म करना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रीत मुस्लिम है या ईसाई या हिंदू या बौद्ध या कुछ और, वो इंसान है। और इस दौर में हमारे लिए ये कहना कि मुझे माफ करे कुछ नहीं किया जा सकता, ये एक तरह से ये भी अत्याचार है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, मध्य पूर्व में बढ़ रहे तनाव और इसके जंग में बदलने का डर सच होता दिख रहा है। हिजबुल्लाह ने इस बार फिर बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह के बुधवार को किए गए इस हमले ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। फवाद शुक्र की मौत के बाद से हिजबुल्लाह ने पहली बार इजरायल को इतनी बड़ी चोट पहुंचाई है। दावा है कि हिजबुल्लाह ने काटजरीन और गोलान हाइट्स में नागरिक आबादी के पास रॉकेट बैराज से हमला किया है। जंग शुरू होने के बाद यह पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने नागरिक बस्ती को सीधे निशाना बनाया है। हालांकि हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने इजरायली सेना के अड्डों को निशाना बनाकर यह हमला किया है। इजरायली सेना के बयान में कहा गया है कि हिजबुल्लाह ने करीब 50 रॉकेट दागे हैं, जिसमें ज्यादातर को आयरन डोम ने हवा में ही नष्ट कर दिया और कुछ रॉकेट्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हमले में एक नागरिक घायल होने की भी खबर है। हिजबुल्लाह अपने नेता फवाद शुक्र और ईरान में हमास पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद इजरायल से बदला लेने की कसम खा चुके हैं। हिजबुल्लाह के इस बड़े हमले से इजरायल नागरिकों में डर का माहौल है। हिजबुल्लाह के हमले की शुरुआत होते ही पूरा इलाका सायरनों से गूंजने लगा। हिजबुल्लाह के इस हमले से लग रहा है कि उसने जंग की शुरुआत कर दी है। साथ ही यमन के हौथी और ईरान के भी इस लड़ाई में शामिल होने की संभावना है। वहीं ईरान और उसके प्रॉक्सी के हमलों के डर से इजरायल ने हाइफा शहर में देश का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड हॉस्पिटल बनाया है। इसके अलावा नेताओं और वीआईपी को किसी भी हमले के समय सुरक्षित रखने के लिए बंकर्स बनाए गए हैं। हिजबुल्लाह गाजा युद्ध की शुरुआत से ही इजरायल पर हमले कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इजरायल हिजबुल्लाह के बीच तनाव बढ़ गया है, क्योंकि इजरायल ने अपनी स्ट्राइक में कई हिजबुल्लाह नेताओं की जान ली है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तब तक देखते रहिए MW न्यूज।